हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन की क्लास प्रोवाइड की थी, जो कि 2023 के सेट नंबर 1 की दूसरी क्लास थी। और आपको पता है कि किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को मैं 3 क्लासों में सॉल्व कराता हूं। तो अभी तक सेट 1 की 2 क्लासें हो चुकी हैं और खंड आ बा सा दा, ठीक है, 4 खंड सॉल्व हो गए, 5वां खंड बचा है जिसमें कि 5-5 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। और आपको पता है कि खंड या में 4 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर वाले, जो कि 20 अंक के टोटल होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन भैया प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो उसमें अगर अथवा वाले प्रश्न आ रहे हैं तो उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आप सभी लोग भैया क्लास को अंत तक देखा करें, ठीक है। आपका जो दायित्व है वो केवल अनसॉल्व्ड पेपर को ही सॉल्व करना नहीं है, बल्कि अनसॉल्व्ड पेपर में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना है कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो हम करेंगे क्या, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि क्लास को भैया अंत तक देखा करो। तो जो विद्यार्थी हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, ठीक है। तो सबसे पहले खंड या में आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किरचॉफ के 2 नियम है, सभी को पता है। प्रथम नियम जिसको हम संधि अथवा धारा का नियम कहते हैं, ठीक है। संधि का नियम है क्या? देखो इसका प्रथम नियम को संधि का नियम दिया गया है या धारा का नियम दिया गया है। संधि का नियम क्यों दिया गया है और धारा का नियम क्यों दिया गया है? संधि का नियम इसलिए दिया गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, मतलब संधि का मतलब मेल या जोड़, किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है या समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं, चाहे वो आ रही चाहे जा रही, सबका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। और यहाँ पर मैंने गणितीय रूप में लिख दिया सिग्मा आई बराबर 0। आई के मतलब धारा, सिग्मा का मतलब सभी का बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अथवा इसको ऐसे बताया गया कि इस नियम को आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चाहे आप ये चीज़ बोलिए और चाहे आप ये चीज़ बोलिए कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बात एक ही है। इसे हम संधि अथवा धारा का नियम कहते हैं या किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर संधि है, इस संधि पर I1 धारा आ रही है और इस संधि पर I2 धारा आ रही है, तो और बाकी तो आ नहीं रही, बाकी सब जाने वाली धाराएं। तो आने वाली धाराओं का जो योग है वो जाने वाली यानी I3 प्लस I4 प्लस I5 जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक। चाहे ये बात बोलिए और चाहे तो इस संधि पर जितनी भी धाराएं हो रही सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा भैया? शून्य होगा। कुछ आई बात समझ में कि नहीं समझ में? इसे हम संधि अथवा धारा का नियम कहते हैं, ठीक है। और जो ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है, सबसे मेन मुख्य बात, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करेंगे द्वितीय नियम। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है जिसे लूप अथवा उल्टता का नियम कहते हैं या बंद पास का नियम भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी खंड में, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक वैद्युत परिपथ बना है, इसके देखिए पहले खंड में एक आपके सामने सेल लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो लूप या बंद पास के नियम में क्या कहा गया या उल्टता के नियम में क्या कहा गया कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक बंद पास है, किसी बंद पास में बहने वाली धारा, यहाँ पर ये धारा बह रही है, बहने वाली धारा और इसके संगत जो प्रतिरोध है R1, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ के किसी लूप या खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमने कहा है कि उल्टता अथवा लूप के नियम में क्या बताया गया? किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, ठीक है। ये वैद्युत परिपथ है, ये इसका पहला बंद पास है, ये इसका दूसरा बंद पास है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, ये इसका धन सिरा है, ये आपका ऋण सिरा है। तो वैद्युत धारा धन सिरे से बहती है, तो यहाँ से देखिए आपकी धारा की दिशा है और यहाँ पर दूसरी बैटरी है, तो इससे I2 धारा निकल रही। ये दोनों धाराएं इस संधि पर आने के पश्चात यहाँ पर मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर धाराओं का योग हो गया I1 प्लस I2। तो ये I1 प्लस I2 जो धारा है ये R3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर R1 धारा
R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बंदपास के नियम में ये बताया गया कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी बंदपास की बात कर लें, जैसे पहले बंदपास की बात कर लें, तो उस बंदपास में जो प्रतिरोध है और उसके संगत जो धारा है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, जितने भी प्रतिरोध हैं और उनके संगत जितनी भी धारा है, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बल, जो सेल का वैद्युत वाहक बल होगा, जितने भी आपके सेल लगे हैं उन समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका गणितीय रूप ये आप समझ सकते हो, इसे हम बंदपास या उल्टता का नियम कहते हैं। समझ गए? एक बार अगेन बोले दे रहा हूं कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंदपास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप या अथवा उल्टता का नियम कहते हैं। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इन दो चीज़ों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। देखिए यहाँ पर धारा है, ठीक है, तो क्यों बराबर IT पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए, अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर खंड या के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 6 है 5 नंबर का, या तो ये आपको देना है, आप इस तरीके से बता दोगे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे 2.5 नंबर के। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अथवा में एक न्यूमेरिकल लगाया है, और न्यूमेरिकल बहुत ही गजब का न्यूमेरिकल है, उसे यहाँ पर आप सभी को सॉल्व कराते हैं। अनसॉल्व सॉल्व कराने का मकसद ही यही है कि यहाँ पर जो प्रश्न अनसॉल्व में पूछे गए हैं वो आप सभी लोगों को हम सरल से सरल भाषा में और अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करके आपको समझाएं। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं अथवा में जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो क्या दिया गया है। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम तो भाई आप सभी लोगों को याद ही रहे होंगे और मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो यहाँ पर अथवा में दिया गया है कि एक ही पदार्थ के बने, अगर दो तार एक ही पदार्थ के हैं तो इसका मतलब उनके घनत्व तो क्या है, बराबर है। एक ही पदार्थ होने का मतलब घनत्व तो क्या होगा, बराबर होगा। तो एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान की बात की गई है। समान द्रव्यमान के दो तार हैं, एक A है और एक B है, लिए जाते हैं। तार A का जो व्यास है तार B के व्यास का आधा है। व्यास का आधा है, इसका मतलब त्रिज्या भी आधी होगी। ठीक है, आगे बात कही गई है कि यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम है तो तार B के प्रतिरोध की गणना कीजिए। A लिखा उसको गलत कर लीजिएगा, वो वहाँ पर A की जगह B होना चाहिए, क्योंकि A का दिया गया तो B का ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो अथवा क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा वाला पार्ट है। इसमें सबसे पहले देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक एक स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कहा जा रहा है कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कहा गया है कि जो द्रव्यमान है वो क्या है भाई, समान। तो लिखेंगे चूंकि द्रव्यमान क्या है, समान है। क्या है भाई, समान है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पहले तार का द्रव्यमान होगा वो दूसरे तार के द्रव्यमान के बराबर होगा। और आपने पढ़ा कि घनत्व बराबर होता है, घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। तो पहले का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा घनत्व और गुणे पहले का आयतन, दूसरे का द्रव्यमान यानी घनत्व गुणे दूसरे का आयतन। अब दोनों के चूंकि दोनों एक ही पदार्थ के हैं तो दोनों का जो घनत्व होगा वो सेम होगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। आयतन, तार का आयतन, तार बेलनाकार होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहले तार का आयतन है, एच को हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई से L1 बोल देंगे, पहले तार की लंबाई L1 और पहले तार की त्रिज्या R1। ठीक, यहाँ पर V2 वो भी तार ही है। ठीक है, उसका आयतन कितना हो जाएगा पाई, उसकी त्रिज्या हो जाएगी R2, R2 उसका लंबाई हो जाएगी L2। पाई से पाई दोनों पक्षों में कैंसिल। हम कह सकते हैं कि L1 बटे जो L2 होगा, L1 इधर है L2 इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा R2 बटे में R1। R1 इधर आ गया, R2 पर B स्क्वायर है, R1 पर B स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। तब तक के लिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दुविधा? आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रकार की दुविधा नहीं। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि ये बताइए कि तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है, तो तार A का प्रतिरोध, अब तार A का प्रतिरोध दिया गया है तो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो R बराबर होता है वो रो एल अपान में A होता है, और रो एल और A क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तार बेलनाकार होता है और आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले तार के लिए अगर बात करेंगे तो ये R1 हो जाएगा, रो तो आपका ये L1 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा। ठीक है, तथा जो दूसरे तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा R2 वो आपका हो जाएगा रो L2 अपान में पाई
R2²। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या भैया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। क्योंकि R1 का मान दिया गया है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से भाग करेंगे, समीकरण 2 भागे 3 से। तो समीकरण 2 में दिया गया है R1 और समीकरण 3 में दिया गया है R2। R1 की अगर बात करें तो R1 का मान है रो L1 अपान में कितना है, आप कहोगे पाई R1²। R2 की अगर बात करें तो हमें दिया गया है रो L2 अपान में पाई R2²। रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा L1 बटे में R1, ठीक, का स्क्वायर गुणे में R2 ऊपर जाएगा, R2 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा L2। इसे लिखा जा सकता है R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, L1 बटे L2 एक ब्रैकेट में और R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दुविधा, आप कहोगे जी बिल्कुल कोई दुविधा नहीं। अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 लगा दें, समीकरण 1 से हम जानते हैं कि L1 बटे L2 जो है वो R2 बटे R1 के होल स्क्वायर के बराबर है, तो ये R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2। देखिए L1 और L2 के पदों में कोई रिलेशन दिया नहीं गया है, तो यहाँ से हम इसको बदल लेंगे, ये हो जाएगा R2 बटे R1 का होल स्क्वायर और गुणे में R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे देखिए ये हो जाएगा R1 बटे में R2 बराबर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है R2 बटे में R1 की पावर 4, स्क्वायर स्क्वायर का मल्टीप्लाई पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो पहले तार का व्यास, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जो तार A का व्यास है, तार A का जो व्यास होगा वो व्यास जो है वो तार B के व्यास का आधा है, ठीक है। अर्थात कहने के मतलब अगर तार B का व्यास D है तो इसका ये आधा है। इन्होंने ये तो कहा है तार A का व्यास जो है तार B के व्यास का आधा है, ठीक। तो D2 सॉरी तार A का व्यास, तार A का जो व्यास है उसको D1 ले लेते हैं, वो तार B के व्यास का आधा है, तो B का जो भी वैल्यू होगा उसका आधा है तार A का व्यास, ये कहा जा रहा है। अगर व्यास आधा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्या R1 होगी वो भी R2 की क्या होगी, आधी, क्योंकि व्यास के स्थान पर जैसे तुम R/2 रखोगे तो इधर भी तो R/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही पड़ेगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, तब ये आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, R1 बटे में R2। R1 का मान आपको दिया गया है, पहले तार का प्रतिरोध 24 ओम बटे में R2 बराबर, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा R2 और यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू दी गई है R2 बटे में 2, इसकी पावर कितनी है 4, ये हो जाएगा 24 बटे में R2 बराबर, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो बटे में 2 है ये ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा और पावर 4 है, तो 24 बटे में R2, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो हमको चूंकि दूसरे तार का प्रतिरोध निकालना है, नहीं R2 का मान, तो 16 आ जाएगा 24 के बटे में, है ना, आ जाएगा कि नहीं, 16 एकम 16 हो जाएगा, बचा कितना 8, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 16 पंचे 80, अर्थात हम कह सकते हैं जो दूसरे तार का प्रतिरोध होगा वो 1.5 ओम होगा। कितना होगा, 1.5 ओम होगा। इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। 5 नंबर का है भैया, वैद्युत चालन चैप्टर का न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई आगे अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की अवधारणा के बारे में बताना है। उसके बाद आपको व्यंजक प्राप्त करना है गतिज ऊर्जा के पदों में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसे यहाँ पर अब हम रफ कर देते हैं और फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब हम चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि लुईस दी ब्रोगली के द्रव तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, यानी लुईस दी ब्रोगली की जो द्रव तरंग अवधारणा थी वो क्या थी, ठीक है। और उसके बाद दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंधित गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। मतलब जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है उसका जो मान है वो गतिज ऊर्जा के पदों में निकालना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है 7 5 नंबर का है और इसमें देखिए 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। एक लुईस दी ब्रोगली की द्रव तरंग की अवधारणा जो कि 2 नंबर की है, और बाकी जो व्यंजक निकालना वो 3 नंबर उसके मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अवधारणा में आपको क्या लिखना है कि दी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव कण, जैसे एकदम सरल लैंग्वेज लिखी मैंने आपके समझ, जब कोई द्रव कण जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनकी अवधारणा ये थी कि उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है। क्या संबंधित रहती है, तरंग संबंधित रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो तरंग वे होती क्या
जो द्रव्य कण होते हैं इलेक्ट्रॉन फोटॉन, उनमें क्या होती है, वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, द्रव्य कणों से संबंधित जो इन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उनको हम क्या कहते हैं भैया, उन्हीं को हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। हमको उसी का व्यंजक निकालना है गतिज ऊर्जा के पदों में। ठीक, उम्मीद है कि आप सभी लोग इतनी लाइन तो लिखे लोगे। अब यहाँ पर लिखेंगे आइंस्टीन समीकरण के अनुसार। क्या लिखेंगे भाई, आइंस्टीन समीकरण के अनुसार। आइंस्टीन समीकरण के अनुसार क्या लिखेंगे, आइंस्टीन समीकरण के अनुसार आप सभी लोग जानते हैं E बराबर होता है mc², समीकरण 1 मानेंगे। और आपने फोटॉन की ऊर्जा पढ़ा है, E बराबर यहाँ पर लिखेंगे तथा एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है, एक फोटॉन की ऊर्जा जिसको भी E से लिखते हैं, E बराबर होता है h², जहाँ न्यू होती है आवृत्ति फोटॉन की। ठीक है, दोनों ऊर्जाएं हैं, तो हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं, दोनों ऊर्जाओं को बराबर कर सकते हैं, यानी mc² बराबर हम h² कर सकते हैं। बताइए कोई दुविधा। अब यहाँ से m बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा h² अपान में भाई c², ये द्रव्यमान आ गया। तब हम क्या निकालेंगे, फोटॉन का संवेग निकालेंगे, फोटॉन का संवेग। अभी हम फोटॉन का संवेग निकालना है। संवेग p बराबर, फोटॉन चलता है प्रकाश की चाल से, हम जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, लेकिन फोटॉन का जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर mc लिख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, m का मान रखेंगे, m का मान रखने पर हम क्या करेंगे, m की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे। p बराबर, m की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे h² अपान में c², और गुणे में आपका एक c है, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा h² अपान में c। यहाँ पर अगर हम बात करें, हम ये भी जानते हैं न्यू बराबर होता है c अपान लैम्डा, तब जो है p बराबर आपका आ जाएगा h अपान c। न्यू के स्थान पर लिख सकते हैं हम c अपान लैम्डा, c से c कैंसिल, p बराबर हो जाएगा h अपान में लैम्डा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लैम्डा बराबर h अपान में p। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जहाँ ये लैम्डा आई है इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, बोलते हैं ना। लेकिन हमने जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान निकाला वो संवेग के पदों में निकाला है, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा के पदों में निकालिए। तो एक लाइन आपको आगे लिखना है, यदि एक कण m द्रव्यमान का, कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का v वेग से गति करे, v वेग से गति कर रहा हो, तो उसका जो संवेग होगा, तो देखिए कण है, ठीक है, फोटॉन की बात नहीं की गई यहाँ पर, कण जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात की गई, फोटॉन तो प्रकाश की चाल से चलता है, तो उसका जो संवेग हो जाएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, उसका वेग v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तब आपका यहाँ पर जो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपान, इस p के स्थान पर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, k के पदों में निकालना है, तथा हम जानते हैं गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गतिज ऊर्जा के सूत्र से हम क्या पढ़े हैं, k बराबर होता है हाफ mv²। अगर यहाँ से हम mv² बराबर निकालेंगे तो 2k हो जाएगा, ठीक, और इसे आगे सॉल्व करेंगे, v का मान निकालेंगे, √2k अपान में m आएगा। देखिए m जाएगा बट्टे में, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में परिवर्तित हो जाएगा, इस v का मान उठा करके रख देंगे। ठीक है, नाउ अब ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपान में m, और यहाँ पर v के स्थान पर लिख देंगे √2k अपान में m। जो ये ऊपर m लिखा हुआ है इसको √m गुणे √m लिखा जा सकता है, एक m से एक √m कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक √m बचेगा, यानी h अपान में √m गुणे √2k, ये हो जाएगा √2km। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो व्यंजक आया, व्यंजक क्या है, लैम्डा बराबर h अपान √2mk। इस व्यंजक में आप देख सकते हो देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा भी आई हुई है, और गतिज ऊर्जा के भी गतिज ऊर्जा के पदों में ये सूत्र है। तो प्रश्न में यही कहा गया था कि जो देहली तरंग दैर्ध्य है उसका सूत्र जो है गतिज ऊर्जा के पदों में निकालिए, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है। अगर ये गतिज ऊर्जा के पदों में नहीं कहते तो देहली तरंग दैर्ध्य तो यहीं पर आ गई थी, समझ रहे हो ना। तो उम्मीद है
कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अथवा में इसके साथ एक प्रश्न लगा हुआ है कि आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए, मैं इस प्रश्न को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको मैंने एक ट्रिक की मदद से आपको बताया हुआ है। किसकी मदद से? ट्रिक की मदद से। ईवीसी एक ट्रिक है, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे निकालेंगे, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो मैं अगर अभी चाहूँ तो डेरिवेशन यहाँ पर मैं करा दूंगा, लेकिन आप जब मैं तुरंत यहाँ कराऊंगा तो आप केवल एक डेरिवेशन सीखने को पाओगे। मैं आपको इस क्लास के या जो क्लास है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहा हूँ। उसमें मैंने उस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना बताया है। एक ही ट्रिक के माध्यम से दोनों डेरिवेशन बताए हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको दोनों डेरिवेशन एक ही ट्रिक से तैयार हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। तो जो लिंक मैं दे रहा हूं वहां से आप देख लीजिएगा, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी अथवा में है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलिए देखते हैं खंड या का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताया गया कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। आपको ऊर्जा स्तर आरेख बनाना, लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से पूरा डीपली पढ़ाई दे रहा हूँ। ठीक है, इस आरेख में लाइमर, बामर, पाशन ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी के संक्रमण को भी दिखाना है। यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया, अब आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। नोट इसलिए कर दिया कि ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक है, ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले ऊर्जा स्तर आरेख आप बनाओगे, 2 नंबर आपको उसके दिए जाएंगे, और लाइमर, बामर, पाशन ब्रैकेट, फुंड के संक्रमण को आप दिखाओगे जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, और इनके बारे में अगर तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिख दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है, अगर आप ये चीज़ शो कर देते हो तो आपको 1 नंबर उसका भी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल दिए हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। मैंने एकदम सरल लैंग्वेज में आपके समक्ष लिख दिया है। इसमें कहा जा रहा है कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा क्या किया है, हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए सूत्र प्राप्त किया। किसने भाई? बोर ने। बोर ने क्या किया है, अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किया है, और व्यंजक उन्होंने प्राप्त किया है En बराबर RHc/n²। आप सभी लोग जानते हो इस सूत्र में R है रेडबर्ग नियतांक, और ये nवें स्तर की क्या है, ऊर्जा है, और H क्या है, प्लांक नियतांक। वैल्यू को पता है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया गया तो आया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में n², जहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। आगे यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, पहले आप जब सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्या है, आप बोर ने बताया भी है कि जब किसी हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में जाते हैं, तुरंत गति करते हैं, और वहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात पुनः जो है वापस होते हैं। तो वापस होते, देखो इसमें यही लिखा है मैंने, वापस होते हैं 10⁻⁸ सेकंड के पश्चात फिर से अपनी कक्षा में लौटता है। और इस घटना से क्या होता है कि एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो हमको जो श्रेणी प्राप्त होगी वो लाइमन होगी। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो होगा उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, यहाँ पर E1, E2, E3, E4, E5, E6, E तक ऊर्जा स्तर बनाए गए हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या आपके समक्ष लिखी हुई। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो लाइमन श्रेणी होगी। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो होगा उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम बामर श्रेणी कहेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर, तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो जो उससे श्रेणी प्राप्त होगी वो पाषाण श्रेणी होगी। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो प्राप्त श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाएगी। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो प्राप्त श्रेणी हमारी फुंड श्रेणी कहलाएगी।
यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिया है कि जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और वो अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर क्या है 10⁻⁻8 सेकंड रुकने के पश्चात पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है और इस घटना से क्या होता है, एक श्रेणी प्राप्त होती है और उसी श्रेणी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम श्रेणी। और यहाँ पर कितनी श्रेणी है, 5 श्रेणियाँ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लाइमन श्रेणी, और इसमें ये भी कहा गया है कि आपको ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में क्षेत्र में पाई जाती है ये भी बताना है। तो देखिए लाइमन श्रेणी की बात करें तो लाइमन श्रेणी में आपको लिखना है कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पहले, मैं बोले दे रहा हूँ आपको लिखना है, इतना लिखने के बाद पहली हेडिंग डालना है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में चित्र तो आपको बना ही दिया मैंने, चित्र तो आप बना ही लेंगे। तो आपको लिखना है कि जब हाइड्रोजन परमाणु, ठीक, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो हमारी श्रेणी कहलाती है लाइमन श्रेणी। और इस श्रेणी के तरंग दैर्ध्य का सूत्र जो होता है 1/λ बराबर r ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो n1 का मान है पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो n1 का मान रख देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो n2 का मान होता है, n2 का मान वो 1 से अधिक होगा, यानी 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, तो यहाँ पर जो ये सूत्र लिखा गया है ये लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखा गया है। आप इससे लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें ये कहा गया था कि जो लाइमन श्रेणी है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है, तो लिख लीजिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। किस भाग में, अभी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, पराबैंगनी भाग में। ठीक है, लाइमन श्रेणी जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, लाइमन श्रेणी जो होती है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। बामर श्रेणी जो होती है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। बाकी जो आगे की 3 श्रेणियां हैं ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में, ये तीनों अवरक्त में, ये दृश्य में और ये पराबैंगनी में है। तो बस इतना आपको तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए बामर श्रेणी की बात हुई तो बामर श्रेणी में लिखना जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। और बामर श्रेणी के तरंग दैर्ध्य के लिए आप सूत्र यही लगाओगे, बस n के स्थान पर यहाँ पर 1 के स्थान पर कितना लिख दोगे भाई, 2 का स्क्वायर कर दोगे, और n2 का मान 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होगा ये बामर श्रेणी के लिए हो जाएगा। और बामर श्रेणी जो होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है, अभी बताया दृश्य भाग में प्राप्त होती है। ठीक, ये प्रश्न में पूछा गया, इसका उत्तर देना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद बात करें यहाँ पर ये बामर की होगी। अगर हमको पास्टन श्रेणी की बात करें तो पास्टन श्रेणी में लिखना है जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ये क्या, इससे प्राप्त जो श्रेणी होती है वो श्रेणी क्या कहलाती है, पास्टन श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और पास्टन श्रेणी का तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना होगा तो 1/λ बराबर r, और यहाँ पर चूंकि तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देना है, और n का मान 3 से अधिक लिया जाएगा, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हुई बात। और यह श्रेणी जो होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, लिख लोगे। उसके बाद आप अगली हेडिंग डालोगे ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी में क्या लिखोगे, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो प्राप्त श्रेणी जो होती है ये भैया ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। और इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/λ = r। यहाँ पर चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर कर देना है, और जो n2 का मान हो जाएगा वो 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये श्रेणी होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। क्लियर हुई बात। आखिरी श्रेणी आप हेडिंग डालोगे फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में क्या लिखोगे, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो प्राप्त श्रेणी जो होती है वह आपकी फुंड श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, फुंड श्रेणी कहलाती है। और ये जो फुंड श्रेणी है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है, आप कहोगे अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र 1/λ = r 1/, अब ये चूंकि 4 के स्थान पर 5वें ऊर्जा स्तर में है ना तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और n का मान क्या हो जाएगा भैया, 5 से अधिक, यानी 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन था 5 नंबर में, मेन तो भैया इसी के नंबर है। साथ ही में अगर आपने ये बता दिया कि जो श्रेणी है ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है तो वहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर ये लिख दोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लेना, ये मैंने सूत्र बार बार बदला है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। बाकी यहाँ तक लिखने के बाद आपको हर एक श्रेणी के बारे में परिभाषित कर देना है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग लिख देंगे क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज है, सबकी एक दूसरे से मिलती जुलती हुई लैंग्वेज है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अथवा वाला प्रश्न आपको सॉल्व करा देते हैं।
चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोगों से अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अथवा में भी लगा हुआ है, हम अथवा वाले भी प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और जिन प्रश्नों की क्लासों की लिंक देना होगा उनकी हम दे देंगे, बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे जिससे आप बोर हो जाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न आते रहते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। और स्पेक्ट्रम में यहाँ पर जो है अब ये श्रेणियाँ आप बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। 5 नंबर फ्री के हैं भैया, ये अच्छे से 1-2 बार बना लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। और लैंग्वेज भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, तो मैंने आप सभी लोगों के समक्ष विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को लिख दिया है, जिससे आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है, और मुझे समझाते हुए बने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बहुत ही आसान है। आपको क्या कहना है कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, या हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस वैद्युत वाहक बल की वजह से उस कुंडली में क्या होता है कि एक धारा बहने लगती है। तो जो ये वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो ये धारा उत्पन्न होती है इसे प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। तथा संपूर्ण रूप से इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रश्न में यही पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, आप समझ गए होंगे कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है कि परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल की वजह से क्या होता है, अगर परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है, बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और इस घटना को संपूर्ण रूप से हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। विद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम हैं, आप सभी को पता है। प्रथम नियम को क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं। प्रथम नियम में यह बताया गया कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, उसमें फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से, उसमें फ्लक्स परिवर्तन को किससे लिखते हैं, डेल, उसमें फ्लक्स फाई भी लिखेंगे, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर का मतलब बटे में समय के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा -n डेल फाई बी अपान में कितना हो जाएगा, डेल टी। ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम है, जिसे हम न्यूमैन का नियम कहते हैं। एक बार अगेन सुनिएगा कि किसी कुंडली में क्या होता है, जब किसी कुंडली में हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, या जब किसी परिपथ में हम क्या करते हैं, उसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो होता है एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर परिपथ बंद होता है तो उस वैद्युत वाहक बल की वजह से उसमें एक धारा बहती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस वैद्युत वाहक बल का मान जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर उस कुंडली में फेरों की संख्या n होगी तो E बराबर हो जाएगा -n डेल फाई बी अपान में डेल टी। इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम न्यूमैन का नियम कहते हैं। और दूसरा जो नियम होता है वो आपका होता है लेंज का नियम। इसमें बताया गया कि जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या जो प्रेरित धारा बहती है, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न भी हो। अभी यहाँ पर देखिए, E समानुपाती माइनस डेल फाई बी अपान डेल टी। यहाँ माइनस चिन्ह क्या शो करता है, माइनस चिन्ह ये शो करता है कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है भैया, विरोध करता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है। समझ गए। एक बार अगेन समझ लीजिए, जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से परिपथ में एक धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, और उत्पन्न बल को हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसमें क्या है, फैराडे संबंधी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम है। प्रथम नियम जिसे हम न्यूमैन का नियम कहते हैं, न्यूमैन के नियम में बताया गया कि जो उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है, उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान
फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। माइनस चिन्ह ये शो करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा माइनस का n डेल फाई बी अपान में डेल टी। बताइए फैराडे का नियम याद रहेगा, इतना ही लिखना है। उसके बाद द्वितीय नियम हो जाएगा लेंज का नियम। उसमें क्या बताना है, यही चीज़ बताना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसके कारण जो प्रेरित धारा बहती है उस प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न भी हो। इसे हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम कहते हैं, या इसे हम लेंज के नियम से भी जानते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बताया जा रहा था कि तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसकी एकदम सरल क्लास मैंने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आज की क्लास की 2 क्लासों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न एक साथ हो जाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, तो हमने 2 प्रश्नों का लिंक डाल दिया, मैंने पढ़ाया ही है, उसको आप देख लीजिए। 10-10 या 15-15 मिनट की बहुत छोटी छोटी क्लासें हैं, आप देखोगे 15 मिनट की भी नहीं है, 10-10 मिनट की क्लासें हैं। ये दोनों प्रश्न वहाँ से तैयार कर लीजिए। और अथवा में एक प्रश्न लगा है एलईडी से क्या तात्पर्य है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड अर्धचालक चैप्टर में पहले था, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, जेना डायोड, ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से इस बार हटा दिए गए हैं नए सिलेबस में। तो ये नए सिलेबस में है नहीं, तो इनका आना है ही नहीं, तो इनको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि अब आज का ये पेपर पूरा सॉल्व होता है, और उम्मीद है कि ये क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व कराए गए हैं। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें, दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।